नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम नए राजस्थान टेस्ट सीरीज नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, साथ ही प्रत्येक प्रश्न को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 15, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर या टोंक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नारायण सागर जो बांध है वो ब्यावर जिले में स्थित है। और आपको पता ही होगा ब्यावर नवनिर्मित जिला है जिसको अजमेर से अलग कर बनाया गया है। और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसको 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया था। नारायण सागर बांध की बात करें हम, वो स्थित है खारी नदी पर। और जो खारी नदी है उसके ऊपर ब्यावर जिले में तो नारायण सागर बांध बना हुआ है और एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरेरी। सरेरी बांध बना हुआ है भीलवाड़ा में। नारायण सागर बांध बना हुआ है ब्यावर जिले में और जो सरेरी बांध बना हुआ है वो भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। और ये दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं जिसका नाम है खारी नदी। अब हम बात करें नारायण सागर बांध की, तो इसकी जो नींव रखी थी 1955 में रखी थी। और किसने रखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखी थी। किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1955 में नारायण सागर बांध की नींव रखी थी, जो वर्तमान में ब्यावर जिले में स्थित है और खारी नदी पर बना हुआ है। जो खारी नदी है उसका उत्पत्ति स्थान है राजसमंद। राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद की बिजराल की पहाड़ियों से ये निकलती है, भीलवाड़ा से होते हुए अजमेर में आती है। भीलवाड़ा में सरेरी बांध बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है नारायण सागर बांध। और आगे जाकर ये टोडा रायसिंह में जाकर बीसलपुर बांध में, जहां पर त्रिवेणी संगम है, किस किस का है? बनास, डाई और खारी। राजसमंद के बिजराल से निकलती है, भीलवाड़ा, ब्यावर, यहां से होते हुए ये टोडा रायसिंह। और टोडा रायसिंह वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो केकड़ी जिले में स्थित है। पहले इसका जो बहाव क्षेत्र था राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक। और वर्तमान में खारी नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद से होकर भीलवाड़ा में जाती है, भीलवाड़ा से ब्यावर जिले में और ब्यावर जिले से ये जाती है केकड़ी में। केकड़ी में ये टोडा रायसिंह में बना हुआ बीसलपुर बांध और वहां पर बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम है। ठीक है, टोडा रायसिंह था वो पहले टोंक में आता था, वर्तमान में केकड़ी जिले में मिला लिया गया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जिला है शाहपुरा, नीम का थाना, भीलवाड़ा या पाली? इसका आंसर हो जाएगा ए, शाहपुरा जिला। शाहपुरा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि शाहपुरा में एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीलाल जोशी, जो फड़ चित्रांकन के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनको 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया है। उसी के साथ 2007 में हस्तशिल्पी को दिया जाने वाला पुरस्कार शिल्प गुरु से नवाजा गया है। किसको? श्रीलाल जोशी को। कहां के निवासी है? शाहपुरा के। अब फड़ चित्रांकन क्या कहलाता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो फड़ चित्रांकन है उसमें देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। किसके? देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। खादी कपड़े पर देवताओं के लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं। मन्नतें पूरी होने पर देवताओं की लीलाओं के जो चित्र खादी कपड़े पर बनाए जाते हैं उसको कहा जाता है फड़ चित्रांकन। और इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है उसका नाम है शाहपुरा जिला। और जो श्रीलाल जोशी थे उनकी जो प्रसिद्ध फड़ थी वो थी देवनारायण जी की फड़। उसके अलावा देवनारायण जी की जो फड़ है वो सभी देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, और जो देवनारायण जी की फड़ है उस पर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था देवनारायण जी की फड़ पर। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जिले का मुख्य द्वार शाहबुर्ज कहलाता है? अनूपगढ़, डीग, शाहपुरा या ब्यावर? इसका आंसर हो जाएगा बी। डीग का जो मुख्य द्वार है वो शाहबुर्ज कहलाता है। डीग को भरतपुर से अलग कर बनाया गया है। इसको जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और इसका जो पुराना नाम था वो था दीर्घापुर। यूपी प्लस हरियाणा 2 राज्यों से ये सीमा बनाता है। कौन सा जिला? डीग जिला। और उसी के साथ कौन से जिलों के साथ सीमा बनाता है? राजस्थान में भरतपुर के साथ तो बनाएगा क्योंकि भरतपुर से अलग किया गया है। उसके अलावा ये अलवर जिले के साथ सीमा बनाता है। उसी के साथ ही हम इसके संरचनात्मक ढांचे के बारे में देखें तो इसमें टोटल मिलाकर 9 तहसीलें हैं। जुरहरा, पहाड़ी, सीकरी, नगर, जनुथर, राहर, ये जो 6 तहसीलें हैं वो कहलाती है मेवात। इन 6 तहसीलों को मेवात के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा 3 तहसीलें और बचती हैं, डीग, कुम्हेर और तीसरी है कामा। डीग, कुम्हेर और कामा ये 3 जो तहसीलें हैं उन्हें कहा जाता है ब्रज। क्या कहा जाता है? ब्रज कहा जाता है। जो डीग जिला है उसकी कुम्हेर जो तहसील है वहां पर क्या स्थित है? तो मुर्रा बेस का
प्रजनन केंद्र स्थित है। इसी को मुर्रा भैंस का अनुसंधान केंद्र भी कहा जाता है। मुर्रा का अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के डिग जिले के कुम्हेर तहसील में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किस जिले का मुख्य द्वार शाहबुर्ज कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डिग जिले का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सप्त गौ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जालोर, सिरोही, सीकर या जयपुर ग्रामीण? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीकर जिले में स्थित है। और सीकर में भी कहां पर? तो रेवासा में। रेवासा सीकर में सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है, जो राजस्थान का एकमात्र गौ माता का मंदिर है। इसके अलावा सीकर में कौन कौन? जीण माता का मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है और हर्षनाथ जी का मंदिर है। और ये जीण माता का मंदिर भी रेवासा सीकर में स्थित है। उसके अलावा खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है और ये वही खाटू श्याम जी है जिनके शीश की पूजा की जाती है। ठीक है। उसके अलावा हर्षनाथ पर्वत पर हर्षनाथ जी का मंदिर है। हर्षनाथ जी और जीण माता ये दोनों भाई बहन थे और राजस्थान में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भाई बहन जोड़े की पूजा होती है। वो कौन से हैं? जीण माता और हर्षनाथ जी। उसके अलावा हम बात करें खाटू श्याम जी ऐसे देवता है राजस्थान में जिनके शीश की पूजा की जाती है। और इनका जो मेला भरता है, खाटू श्याम जी का मेला भरता है, वो भरता है फाल्गुन और कार्तिक महीने में। और जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वहीं पर हिंगलाज माता का भी मंदिर है। उसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का मंदिर है। उसके अलावा हम बात करें सीकर की, तो सीकर को क्या कहा जाता है? शेखावटी का हृदय कहा जाता है। उसके अलावा जो सीकर है वो नवनिर्मित संभाग है। आगे इसको वर्तमान में संभाग बनाया गया। और कब बनाया गया? 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी और 7 अगस्त 2023 को इसको संभाग बना दिया गया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जिला बालोतरा जिले के साथ सीमा बनाता है? जयपुर ग्रामीण, सांचौर, पाली या फलोदी? तो ये प्रश्न थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये प्रश्न ऐसे है कि निम्न में से कौन सा जिला बालोतरा जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो नहीं बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फलोदी। जयपुर ग्रामीण, सांचौर और पाली ये 3 जिले बालोतरा जिले के साथ सीमा बनाते हैं। फलोदी कैसे नहीं बनाता है? ये जो बालोतरा जिला है, ठीक है, बालोतरा जिला यहां पर आता है जैसलमेर, ठीक है, और यहां पर आता है जोधपुर। ये पूरा जोधपुर जिला आ गया। यहां पर स्थित है जैसलमेर, यहां पर स्थित है बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर से इसको अलग कर बनाया गया। जैसलमेर, बाड़मेर, यहां पर आता है सांचौर, यहां पर आता है जालोर, ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है पाली और पाली के बाद आता है यहां पर जोधपुर ग्रामीण। इन जिलों के साथ ये सीमा बनाता है। लेकिन यहां पर आता है फलोदी, फलोदी के साथ सीमा नहीं बनाता है क्योंकि यहां पर आ गया जैसलमेर और यहां पर आ गया जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। और इसके ऊपर है फलोदी। और हम बात करें फलोदी की, तो फलोदी जो जिला है उसको जोधपुर जिले से अलग कर बनाया गया है। जोधपुर के 3 टुकड़े हुए, एक तो बना फलोदी, दूसरा बना जोधपुर ग्रामीण और तीसरा बना जोधपुर। ये 3 जिले जोधपुर को तोड़कर बनाए गए और जो फलोदी जिला है वो बालोतरा जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें सांचौर की, तो सांचौर पाली संभाग में आता है और ये ऐसा जिला है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा संभाग है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा पाली संभाग। जिले का नाम पूछा जाए तो सांचौर जिला। पाली नवनिर्मित संभाग है जिसको जोधपुर संभाग से अलग कर बनाया गया, एकमात्र ऐसा संभाग जो पूरा के पूरा संभाग से टूटकर बना है, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर 4 जिले आते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकीकरण के किस चरण में सिरोही जिले को राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकीकरण का 6ठा चरण, जिसमें सिरोही को मिला लिया गया था। टोटल मिलाकर राजस्थान में 7 चरण हुए थे। और 6ठा चरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26/1/1950 में 6ठे चरण में सिरोही को मिला लिया गया था। लेकिन कौन कौन से क्षेत्र छूट रहे थे सिरोही के? एक तो हो गया माउंट आबू, माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था सिरोही से। सिरोही जिले को 6ठे चरण, और वो था 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं 7वें चरण की। 7वां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956, जिसको कहा जाता है वर्तमान राजस्थान संघ। 6ठे चरण का नाम था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में ओनली सिरोही को मिला लिया गया। लेकिन 7वां जो चरण था 1 नवंबर 1956 को, उसको वर्तमान राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। इसमें देलवाड़ा और माउंट आबू को भी मिला लिया गया। उसके अलावा हम बात करें जो एमपी का सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान में ले लिया गया। और राजस्थान का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिरोंज,
जो कौन से जिले का था, राजस्थान के कोटा का सिरोंज था, उसको एमपी में मिला लिया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये सब हुआ था 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 में। अगर हम बात करें 5वें चरण की, तो 5वां चरण हुआ था 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को जो 5वां चरण हुआ था, उसमें मत्स्य संघ का विलय हुआ था। और किसके कहने पर हुआ था? शंकर नारायण राव समिति की सिफारिश। किसको मिलाया गया था? तो मत्स्य संघ को। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान का जो चौथा चरण हुआ था, वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। इसमें जितनी भी बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 रियासतें सबसे बड़ी थी, इनका इसमें विलय हो गया था। उसके अलावा 30 मार्च 1949 को ये घोषणा की जाती है, 30 मार्च 1949 को, कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। तो एकीकरण के किस चरण में सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 6ठे में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयपुर में स्थित हवा महल को किस वर्ष संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? 1951, 1968, 1973 या 1988? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1968 में हवा महल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। राजस्थान के जयपुर का हृदय के नाम से जाना जाता है। जयपुर के हृदय के नाम से विख्यात हवा महल, जो कृष्ण मुकुट के समान दिखाई पड़ता है। दिखने में कैसा है? ये कृष्ण मुकुट के समान दिखाई देता है। और इसका निर्माण किया था 1799 में। किसने किया था? सवाई प्रताप सिंह जी ने। और हम बात करें इसके वास्तुकार की, तो उनका नाम है लालचंद जी उस्ता। और इसकी एक खास बात है कि ये बिना नींव के खड़ा है। और ये कुल मिलाकर 5 मंजिल है। सबसे निचली मंजिल है, उसका नाम है शरद मंदिर, जिसको प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी होगी रतन मंदिर, तीसरी होगी विचित्र मंदिर, चौथे नंबर की जो मंजिल है उसको प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 मंजिल है किसकी? तो हवा महल की। और ये जो 5 मंजिलें हैं, उसमें टोटल मिलाकर 953 खिड़कियां हैं। इसी कारण इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। और इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था 1968 में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इसको म्यूजियम कब बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। 23 दिसंबर 1983 में इसको म्यूजियम घोषित कर दिया गया। उसके अलावा इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया 1968 में। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राम नारायण चौधरी का जन्म कहां पर हुआ था? अब पहले तो हम बात कर ले, राम नारायण चौधरी कौन थे? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। ये सदस्य थे। उसके अलावा राजस्थान सेवा संघ के भी सदस्य थे। और ये बेगू किसान आंदोलन जो कहां पर हुआ था? बेगू किसान आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ के मैनाल नामक स्थान पर। जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था श्री राम नारायण चौधरी ने। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ। इसके अलावा हम बात करें, इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था अंजना देवी। ये राजस्थान की पहली महिला है जो गिरफ्तार हुई थी। गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की सबसे पहली महिला है, वो है अंजना देवी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, सीकर या दौसा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान की एकमात्र सती माता का मंदिर, जो कहां पर स्थित है? झुंझुनू में। और ये रानी सती के नाम से जानी जाती है। इनका नाम क्या था? नारायणी देवी, जिनका विवाह हुआ था तनधन दास से। लेकिन किसी कारणवश तनधन दास की मृत्यु हो जाती है। ये अपनी पत्नी को लेने जाते हैं, तनधन दास नारायणी माता को लेने जाते हैं। इनके पियर से नारायणी माता को लेके आते हैं। और बीच में हिसार के नवाब इनको, किसको? तनधन दास को मार देते। लेकिन नारायणी माता इतनी बहादुर थी कि हिसार के जो नवाब हैं, इन सबको ये मार देती है। और उसके बाद में तनधन दास, इनके पति हैं, उनकी चिता पर स्वयं बैठकर सती हो जाती है। तो वहीं पर वर्तमान में रानी सती का मंदिर स्थित है। और वो स्थित है राजस्थान के झुंझुनू जिले में। रानी सती हैं, उनका नाम तो वैसे नारायणी माता है। नारायणी माता का अन्य नाम क्या है? तो इनको दादी जी के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में स्थित इस मंदिर पर इनका मेला लगता है। कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को प्रतिवर्ष रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जो रानी सती है वो कौन से समाज की कुल देवी है, तो ये है अग्रवाल समाज की कुल देवी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद, पिछोला, जयसमंद या बालसमंद? तो इसका आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। और इस झील का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था 1691 में। 1691 में
महाराणा जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? जयसमंद झील का निर्माण 1691 में महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था। और कौन सी नदी के पानी को रोककर करवाया था? तो गोमती नदी के पानी पर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजसमंद झील की। राजसमंद झील एकमात्र ऐसी झील है जिस झील के नाम पर पड़ा है उस जिले का नाम। क्या नाम है? राजसमंद जिला। अब इस झील का निर्माण करवाया था 1600 से 1662 में महाराणा राज सिंह जी ने। और यहाँ पर जो पाल बनी हुई है नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। नौ चौकी के नाम से यहाँ की पाल जानी जाती है। कहाँ की? राजसमंद झील की पाल जानी जाती है। और यहाँ पर 25 खंडों में लिखा हुआ शिलालेख है जिसको रणछोड़ दास तेलंग ने लिखा था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद झील की नौ चौकी पर स्थित है। उसके अलावा हम बात करें पिछोला झील की। पिछोला झील है कहाँ पर? उदयपुर में। उसका निर्माण करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में चिड़ीमार बंजारे की याद में पिछोला झील का निर्माण किया। और इसकी जो पाल बनवाई थी, पक्की पाल बनवाई थी उदय सिंह जी ने। उसके बाद हम बात कर लें बालसमंद झील, जो कहां पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण कब करवाया था? तो 1159 में। प्रतिहार शासक बालक राव नाम के प्रतिहार शासक थे। इन्होंने 1159 ईस्वी में जोधपुर जिले में बालसमंद झील का निर्माण करवाया था। और ये वर्तमान में जोधपुर से मंडोर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के देवता कहलाते हैं तात्या टोपे, डूंगर जवाहर जी, सागरमोल गोपा या मंगल पांडे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। डूंगर जी जवाहर जी 1857 की क्रांति के देवता कहलाते हैं। ये जो डूंगर जी और जवाहर जी है वो एक दूसरे के रिलेशन में क्या लगते हैं? ये लगते हैं चाचा और भतीजे। और इनको सीकर, शेखावटी के सीकर के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था बड़ौद पटोदा में इनका जन्म हुआ था। और 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। इसी कारण नसीराबाद छावनी को लूटा था, इसी कारण इनको आगरा दुर्ग में बंद कर दिया गया था। और इनको छुड़ाने वाले कौन थे? लोटिया जाट और सावंत मीणा। लोटिया जाट और सावंत मीणा ने डूंगर जी जवाहर जी को 1857 में जब नसीराबाद छावनी को लूटा था, तब लोटिया जाट और सावंत मीणा ने इनको आगरा दुर्ग से छुड़वाया था। और डूंगर जी जवाहर जी को 1857 के क्रांतिकारी के देवता के नाम से जाना जाता है। तो उसी के साथ इनको राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के रॉबिन हुड कौन कहलाते हैं? तो डूंगर जी और जवाहर जी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामगढ़ बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान कहां से है? तो बेराट की पहाड़ियां, जयपुर। वर्तमान में ये बेराट की पहाड़ियां कहां पर आ गई है? तो कोटपुतली बेहरोड में। इसका उद्गम स्थान है कोटपुतली बेहरोड की बेराट की पहाड़ियां। वहां से ये नदी निकलती है और उसके बाद ये आती है जमवा रामगढ़ में। और जमवा रामगढ़ में ही यहाँ पर रामगढ़ बांध बनाया गया है। वर्तमान में ये जो बांध है वो सूखा हुआ है, लेकिन इसके सूखने पर इसके जल की आपूर्ति की जाती है। वो कहां से की जाती है? तो इसरदा बांध से। और जो इसरदा बांध स्थित है वो कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। इसरदा बांध से भी जयपुर को पानी की आपूर्ति की जाती है। उसके अलावा हम बात करें बिसलपुर बांध, कौन सा? बिसलपुर बांध से भी जयपुर को पानी की आपूर्ति की जाती है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें माणगंगा नदी की। इसको अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। ताला नदी और रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। रुंडित नदी क्या कहलाती है? वह नदी जहां पर इसका प्रवाह क्षेत्र है वहां से पीछे की तरफ खिसक रही है, उसको क्या कहा जाता है? तो रुंडित नदी। और ये रुंडित नदी का एक अच्छा उदाहरण है राजस्थान में। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। माधोराजपुरा दुर्ग किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, दूदू या कोटपुतली बेहरोड? इसका आंसर हो जाएगा सी, दूदू जिले में स्थित है। आपको पता है ये दूदू जिले को जयपुर से अलग कर बनाया गया है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला है जिसके अंदर 3 तहसीलें, 3 उपखंड है। ठीक है, तो हम बात करें माधोराजपुरा दुर्ग जो कहां पर स्थित है? दूदू में। दूदू की 3 तहसीलें जिसमें एक तहसील है जिसका क्या नाम है? फागी। फागी तहसील में माधोराजपुरा दुर्ग स्थित है। और इसका निर्माण कराया था सवाई माधो सिंह जी ने मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद यह दुर्ग सवाई जगत सिंह जी के टाइम पर इनकी एक रानी थी, राठौड़ रानी, जो जोधपुर के राजा मान सिंह जी की पुत्री थी। इनको जागीर में प्रदान कर दिया गया था। उसके बाद ये जाता है भारत सिंह जी के हाथ में। और भारत सिंह कौन था? लदाना का शासक था भारत सिंह, इसके हाथ में ये दुर्ग जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो माधोराजपुरा दुर्ग वर्तमान में कहां पर स्थित है? तो दूदू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेराट की किस पहाड़ी पर बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक की डोंगरी।
बीजक की पहाड़ी इसको स्थानीय लोगों द्वारा कहा जाता है, वैसे तो इसका नाम है बेराट की पहाड़ी, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और यहाँ पर क्या मिला है तो मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं 1837 में कैप्टन बर्ट को। 1837 में कैप्टन बर्ट को इस पहाड़ी से ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ एक शिलालेख मिला है, जिसमें क्या लिखा था, बुद्ध धम्म संघ, मैं बौद्ध धर्म में आस्था रखता हूँ। ये लिखा हुआ एक शिलालेख मिला है कैप्टन बर्ट को 1837 में, और इस शिलालेख को 1840 में इस पहाड़ी से निकालकर कोलकाता संग्रहालय में ले जाया गया और वर्तमान में ये वहां पर स्थित है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद इसका उत्खनन किया था, किसने किया था, जो बीजक की पहाड़ी बेराट सभ्यता वहां पर स्थित है, इसका उत्खनन किया था 1935-36 में दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। और एक बात और ध्यान में रखनी है, जो बेराट सभ्यता है जो बीजक की पहाड़ी पर है, वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, तो वो स्थित है कोटपुतली बेहरोड में। पहले ये जयपुर में आती थी। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांकणबाड़ी का पठार किस जिले में स्थित है, अलवर, खेरथल, तिजारा, डिडवाना, कुचामन या दौसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खेरथल तिजारा। ये जो खेरथल तिजारा है वो नवनिर्मित जिला है, इसे पूर्णतः अलवर जिले से अलग कर बनाया गया है, और वहीं पर स्थित है कांकणबाड़ी का पठार, और इसको कसना का पठार के नाम से भी जाना जाता है। कसना का पठार या कांकणबाड़ी का पठार दोनों एक ही पठार है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पठारों के बारे में। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो है उड़िया का पठार। दूसरे नंबर पर आता है आबू का पठार। उड़िया का पठार है 1360 मीटर ऊंचा, आबू का पठार है 1200 मीटर ऊंचा। उसके बाद हम बात करें, तीसरे नंबर पर आता है भोराट का पठार, जो कहां पर स्थित है, उदयपुर में, उदयपुर के गोगुंदा में। और भोराट के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो आपको पता ही है, दक्षिण में साबरमती और उत्तर में आयड़ नदी। और आयड़ नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर के बाद ये आ जाता है प्रतापगढ़ का भी एरिया इसमें आ जाता है, थोड़ा बहुत सलुम्बर आ जाता है, प्रतापगढ़ आ जाता है, ये सब एरिया आ जाता है लसाड़िया का पठार। और ये लसाड़िया का जो पठार है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो लसाड़िया का पठार है। और ऊंचाई की दृष्टि से कौन सा है, तो उड़िया का पठार। उसके बाद हम बात करें ऊपरमाल का पठार, ये कहां पर स्थित है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के बीच में जो पठार है, पठारी भाग है, उसको ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। मैसा का पठार, मैसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ में। धोराजी का पठार भी स्थित है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और मैसा के पठार के मैसा की डुंगरी पर कौन सा किला बना हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे पहला और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जहां पर जनता निवास करती है। एक और पठार रह जाता है राजस्थान में, पिडमांड का पठार। पिडमांड का पठार कहां पर स्थित है, तो राजसमंद के कहां पर स्थित है, राजसमंद के देवगढ़ में स्थित है। इन सभी पठारों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनमें से एक प्रश्न तो एग्जाम में बनता ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहां पर स्थित है, फलोदी में। और फलोदी में भी कहां पर, तो बाप में। अब ये जो फलोदी जिला है वो राजस्थान का नवनिर्मित जिला है, जिसको जोधपुर से अलग कर बनाया गया है, ठीक है। फलोदी जिले के बाप तहसील है और उपखंड भी है, वहां पर स्थित है राजस्थान का सबसे पहला सोलर पार्क, और ये है 2245 मेगावाट का, और इसको 4 चरणों में बनाया गया है। उसके अलावा बाप में कोयला आधारित बिजली घर है, राजस्थान का सबसे पहला कोयला आधारित बिजली घर भी यहाँ पर है, कहाँ पर, फलोदी के बाप में। जो राजस्थान का पहला सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो बाप में। और बाप में कहाँ पर, तो बड़ला में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुंभाणा दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, भटनेर, कुंभलगढ़, सिवाना या कोशवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिवाना दुर्ग को कुंभाणा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको किलोणगढ़, कुमठ दुर्ग, कुंभाणा दुर्ग, किलोणगढ़ दुर्ग, कुमठ दुर्ग, और इसके अलावा इसको जालोर दुर्ग की चाबी के नाम से जाना जाता है। और इसको इसलिए जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है क्योंकि जब तक दुश्मन सिवाना दुर्ग को नहीं जीत पाता था तब तक जालोर दुर्ग तक पहुंच नहीं पाता था। ये बना हुआ है राजस्थान के बालोतरा जिले में, और इसके चारों तरफ कुमठ की झाड़ियां है। कुमठ की झाड़ियां है इसलिए इसको कुमठ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। कुमठ की झाड़ियों से निकलने वाला जो गोंद है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया था, तो इस दुर्ग का नाम बदलकर इसका नाम रख लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, खैराबाद। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कुंभाणा दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है सिवाना दुर्ग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता, धौलपुर, खेरथल, तिजारा, नीम का थाना या
तो इसमें सबसे अलग जो लग रहा है वो है धौलपुर। धौलपुर सबसे नीचे ही नीचे आता है, धौलपुर। उसके बाद आता है भरतपुर, उसके बाद आता है कौन सा, डीग जिला। धौलपुर, भरतपुर और ये जो डीग जिला है, ये तीनों सीमा बनाते हैं किसके साथ, यूपी के साथ। अब डीग जिले से जो सीमा बनाता है अलवर, अब अलवर जिले से आ जाता है हरियाणा। तो इसका वैसे तो आंसर हो जाएगा धौलपुर, खेरथल, तिजारा, नीम का थाना और कोटपुतली बहरोड, ये तीनों हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है नीचे ही नीचे अलवर, उसके बाद आता है खेरथल तिजारा जो अलवर से ही अलग कर कर बनाया गया है। उसके बाद हम बात करें कोटपुतली बहरोड, उसके बाद आता है नीम का थाना, उसके बाद ऊपर आता है झुंझुनू, उसके बाद आता है चूरू, उसके बाद आता है हनुमानगढ़। पहले हनुमानगढ़ ऊपर ही ऊपर, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, नीम का थाना हो गया, उसके बाद हो गया कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा और अलवर। ये सब जो जिले हैं वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद आता है नीचे डीग, उसके बाद आता है भरतपुर, उसके बाद आता है धौलपुर। ये तीन जिले हैं वो यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन डीग ऐसा जिला है, डीग ऐसा जिला है जो यूपी के साथ हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। यूपी के साथ में हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। कौन सा जिला बनाता है, तो डीग जिला। अब धौलपुर जिले की हम बात करें तो यूपी के साथ बनाता है और साथ में यूपी के साथ ही एमपी के साथ बनाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बदनौर वर्तमान में किस जिले में स्थित है, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा या ब्यावर। हम बात कर ले बदनौर की, तो बदनौर रियासत कालीन क्षेत्र है जो पहले भीलवाड़ा जिले में आता था। अब वर्तमान में जो बदनौर है वो कहां पर आ गया है, बदनौर आ गया है ब्यावर में। और ब्यावर किससे अलग कर कर बनाया गया है, अजमेर से। जो बदनौर है भीलवाड़ा से लिया गया है, उसको ब्यावर में जोड़ दिया गया है। बदनौर का निर्माण 845 ईस्वी में राजा बदना ने करवाया था, इसलिए इसका नाम बदनौर पड़ा। एक तो मान्यता है कि बदना नाम के जो शासक थे 845 ईस्वी में बदनौर की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम बदनौर पड़ा। लेकिन एक शिलालेख भी मिलता है जिसमें इसका नाम वर्धनपुर था, जो वर्तमान में बदनौर के नाम से जाना जाता है। बदनौर राणा कुंभा के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बदनौर में स्थित है 4 भुजा जी का मंदिर और इसमें स्थित है एक शिलालेख जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था यहाँ पर। और कुशाल माता जी का जो मंदिर बनाया था वो बनाया था 1457 में। 1457 में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। क्यों बनवाया था, तो मालवा और विजय के उपलक्ष्य में, मालवा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1457 में राणा कुंभा ने कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और वो कहां पर करवाया था, तो बदनौर में करवाया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर के महारावल कौन थे, वीर सिंह, अभय सिंह, लक्ष्मण सिंह या उदय सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मण सिंह जी राजस्थान के एकीकरण के समय डूंगरपुर के महारावल थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए कि एकीकरण के चरण में डूंगरपुर को राजस्थान में कब मिलाया गया, तो एकीकरण का फर्स्ट चरण था मत्स्य संघ। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चारों जिले थे। 25 मार्च 1948 सेकेंड चरण हुआ था। 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण में डूंगरपुर जिले को मिला था। ठीक है, डूंगरपुर रियासत को मिला लिया गया था। डूंगरपुर के साथ में कौन कौन से जिले थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, मतलब पूरा हाड़ौती क्षेत्र मिला लिया गया था। उसके बाद वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, के अलावा किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये सब जिले मिला लिए गए थे। उसके अलावा लावा और कुशलगढ़, ये 2 ठिकाने भी राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में मिलाए गए थे। तो दोस्तों ये थे नए राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अच्छा लगाओ, इंफॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।